महिलाओं का कोई भी मुद्दा जब भी समाज में उठता है उसे भारी दबावों का सामना करना पड़ता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस भी ऐसी ही एक बहस है। 4 साल पहले जब 3 तलाक का मुद्दा मुस्लिम महिलाएं जोर शोर से उठा रही थी, उस वक्त समाज का एक बड़ा वर्ग जो अब भक्त बन चुका है, वो ये कह रहा था कि बस अब बहुत हो चुका, अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाना चाहिए। उस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम किसी धमकी की तरह लिया जा रहा था, जैसे कि इसका संबंध केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ से ही है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, विधायक, सांसद, मंत्री और यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री भी चिल्ला चिल्ला कर लोगों में जोश भर रहे थे। ऐसा माहौल देश में इरादतन खड़ा किया जा रहा था, जैसे कि बस मुसलमानों के कानून में ही सारी खामियां हों और उसके ठीक होते ही देश की महिलाएं खुशहाल हो जाएंगी। हिंदू, ईसाई, पारसी सभी के धर्म आधारित कानून महिलाओं के लिए बहुत अच्छे हों, ऐसा माहौल बनाया जा रहा था। और एक टैग लाइन चल पड़ी थी कि वन लॉ वन नेशन। आखिर इस वन का मतलब क्या है? देश की जनता इस नारे से इतनी इम्प्रेस क्यों रही? ये बात समझ से परे बनी रही और देखते ही देखते वन लॉ वन नेशन के पैरोकार सोशल मीडिया पर छा गए। ये पैरोकार धमकी के रूप में किसी एक कौम को निशाना बना रहे थे। उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं, उनके सर तो इस बात का सहर कुछ ज्यादा ही चढ़ गया था। उत्तराखंड और गुजरात राज्य ने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अपने राज्य में कमेटी भी बना डाली है। बहरहाल औरत के बारे में उससे बिना विचार में विमर्श किए उसके बारे में नए नए प्रयोग जारी रहे, लेकिन इन कमेटियों में एक भी महिलाएं शामिल नहीं की गईं। जरा सोचिए, महिला के बारे में कानून बने और महिलाओं की स्वीकृति ही ना हो तो कानून भला कैसा होगा? इतना ही नहीं, उन कमेटियों को खारिज करने की मांग वाली याचिका भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हाँ, ये याचिका किसी महिला की तरफ से नहीं, उन लोगों की तरफ से रही कि जिन पर इस कानून का कोई सीधा प्रभाव पड़ता ही नहीं। गुजरे हफ्ते जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने जब ये याचिका आई तो उन्होंने इसे सुनवाई करने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि याचिका में कोई मेरिट नहीं है और संविधान का अनुच्छेद 162 इस बात की तरह की किसी भी कमेटी को बनाने की इजाजत देता है। संविधान भी महिलाओं को बराबरी और लाइफ विद डिग्निटी की ही बात करता है। सभी राज्यों को अपने अपने इलाके में महिलाओं की स्थिति सुधारने, उनकी शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, गरिमा जिसकी गारंटी संविधान देता है के भी निर्देश दिए गए हैं। ये बात महत्वपूर्ण है कि 23 नवंबर 1948 को लंबे बहस मुबाहिसे के बाद संविधान में अनुच्छेद 44 को शामिल किया गया था। अनुच्छेद 44 को ये कहता है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म, क्षेत्र, लिंग, भाषा आदि से ऊपर एक समान कानून लागू किया जाए। संविधान सभा ने जिसका निर्देश भी सरकार को दिया था। अनुच्छेद 44 पर बहस के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने भी एक बहुत ही अहम बात कही थी कि धर्म को इतना विस्तृत और व्यापक क्षेत्र क्यों दिया जाना चाहिए कि वह संपूर्ण जीवन पर कब्जा कर ले और विधायिका को इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने से रोके। आपको याद भी होगा कि 1948 के बाद से कई ऐसे मौके आए जब सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की और अनुच्छेद 44 का हवाला दिया। मसलन 1985 में शाहबानो के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 मृत हो गया है। इसके बाद 1995 में सरला मुदगल केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि संविधान के अनुच्छेद 44 के लिए संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार को अभी कितना समय और लगेगा। 2003 में जॉन बलवत्तम केस में कोर्ट ने फिर कहा कि ये दुख की बात है कि संविधान के अनुच्छेद 44 को अभी तक लागू नहीं किया गया। सन 2017 में भी शायरा बानो के केस में भी अदालत ने ये मुद्दा जोर शोर से उठाया। यूं देखा जाए तो भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान तो मौजूद ही है। अलबत्ता उत्तराधिकार, शादी, तलाक और बच्चों के संरक्षण के मामले में सभी धर्मों के अपने अपने कानून हैं और ये कहना बेजा न होगा कि वो सभी कानून औरतों के लिए नाइंसाफी पर ही टिके हैं।
महिलाओं के अधिकारों पर संघर्ष करते हुए दशकों पहले भारत की महिला नेत्रियों ने ये महसूस कर लिया था कि भारत के धर्म आधारित निजी कानून महिलाओं को इंसाफ नहीं देते, लिहाजा इनके बदलने की बात की जाने लगी। तभी से लैंगिक समानता पर आधारित कानून बनने और निजी कानून में बदलाव की मांग भी उठने लगी। 1971 में पूना में हुई महिला कांग्रेस के दौरान भी ये बात जोरदार तरीके से उठाई गई। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि इन सवालों का हमेशा अगुवाकार भारत का महिला आंदोलन ही रहा है और महिलाओं ने कभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग नहीं की। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान या समरूप। महिला आंदोलन कभी भी एक समान या समरूप का पक्षधर नहीं रहा। आंदोलन ने हमेशा लैंगिक समानता पर आधारित कॉमन सिविल कोड की मांग की। कॉमन का अर्थ होता है सामान्य, साधारण या आम। यह देश विविधतापूर्ण देश है, सभी के अपने अपने रीति रिवाज है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक विविधता इस देश की खूबी है। महिला आंदोलन ने नाइंसाफी के मुद्दे के अलावा कभी भी रिवाजों को खत्म करने की वकालत नहीं की। यह इस देश की बदकिस्मती है कि महिला आंदोलन के बाहर इस मुद्दे पर जो भी बहस हुई वो धार्मिक पहचान का संकट, तुष्टीकरण व वोट की राजनीति से जुड़ी बहस रही। और अफसोस की बात यह है कि न्याय पाने के लिए दर दर भटकती महिला जिसके लिए ये बहस प्रारंभ हुई थी वह इसके केंद्र से गायब कर दी गई और धार्मिक लीडर, राजनेता और तमाम तरह के तैयार किए गए नकली राष्ट्र प्रेमी उभर कर सामने आ गए। समान कानून की जरूरत को इंसाफ से नहीं जोड़ा गया, उसे एकता, अखंडता, राष्ट्र प्रेम जैसे मुद्दों से जोड़ दिया गया, जबकि कानून में सुधार की मांग का राष्ट्रभक्ति या एकता, अखंडता से कोई लेना देना नहीं है। एक अवसर पर यह राजनीति अल्पसंख्यक वोटों की गोलबंदी करती नजर आती है तो किसी दूसरे अवसर पर वोट के लिए ही बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं के प्रति भी संवेदनशील होती दिखाई देती है। महिलाओं के बोलने पर तो मानो 440 वोट का करंट दौड़ जाता हो इनकी रगों में और ये अपने जामे से बाहर होने लगते हैं। सवाल ये है कि ये सवाल आखिर किसका है? इन कानूनों से कौन परेशान है? किसे इंसाफ नहीं मिल पाता? किसकी बात को सरकार पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है? इन सब का जवाब एक ही होगा, वो है औरत। तो फिर जरूरी क्या है कि औरतों का पक्ष सुना जाए और लैंगिक समानता पर आधारित कॉमन कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जाए। आज 2 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड हेतु कमेटियों का गठन हो चुका है। आगे और राज्य भी जाहिर है ऐसा ही करेंगे। ऐसे में जरूरी होगा कि इन कमेटियों के सभी समुदाय की महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए और लैंगिक समानता का नजरिया उसके केंद्र में रखा जाए। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ हो, साथ ही यह कानून अनिवार्य नहीं वैकल्पिक रूप से लागू किया जाए। इससे महिला आंदोलन को मजबूती तो मिलेगी ही और महिलाओं के लिए समानता की लड़ाई और प्रभावी हो सकेगी। और साथ ही सरकार और सामुदायिक नेताओं का भी दबाव बढ़ेगा कि वो महिला अधिकारों की रूपरेखा को स्वीकार करें और उसके श्रम और पहचान को मान्यता दे। वैकल्पिक कानूनों की उपलब्धता स्वयं ही निजी कानूनों में सुधार की दिशा में काम करेगी। आए दिन महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घटनाएं इस बात की नजीर हैं कि सभी धर्मों की महिलाएं परिवार के भीतर पिस रही हैं, उनके साथ नाइंसाफी बढ़ती जा रही है। इसलिए परिवार के भीतर महिला अधिकारों के प्रश्न को धार्मिक चिंताओं के दायरे से बाहर खींचकर मानवाधिकार के प्रश्न के रूप में स्थापित किया जाए। महिलाएं किसी समुदाय की भेड़ें नहीं हैं जिन्हें चरवाहा धर्म का डंडा लिए हाँकता रहे। वो एक स्वतंत्र आवाज है, उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। 1955 का हिंदू कोड बिल हो या 2018 का 3 तलाक कानून की बहस हो, दोनों ही बहसों के दौरान महिलाओं के सवाल को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। विडंबना ये भी है कि मौजूदा सरकार ने अपने IT सेल के जरिए पूरे समाज में एक गलत फहमी क्रिएट करने का काम किया है। उससे यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक कौम के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी की। समाज
इतना गुमराह कर दिया जा चुका है कि अगर अब वो अपनी कमेटियों में खानापूरी के लिए हम ख्याल चंद औरतों को भी जगह दे देता है तो भी इस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती कि वो महिलाएं क्या करेंगी। क्या वो हिंदुत्व के एजेंडा से अलग हटकर महिला हित के सवाल को इसमें शामिल भी कर पाएंगी या नहीं। ऐसे में संविधान के दिशा निर्देशों का पालन करना और अनुच्छेद 44 को सही मायने में लागू करने की नीयत और मंशा साफ नजर आती नहीं दिख रही है।